आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 105 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? ऑप्शन 1 है 11वां संविधान संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। व्याख्या देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या जिसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं, अखंडता शब्द को जोड़ा गया तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यह संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का 2, लोकसभा के प्रति। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 75(3) में उल्लिखित किया गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल लोकसभा जिसे निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। चूँकि संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? ऑप्शन 1 है विशुद्ध संघवाद से, शास्त्रीय संघवाद से, अर्ध संघवाद से, प्राचीनतम संघवाद से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ध संघवाद से। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। अर्ध संघवाद से इसको क्या किया जा सकता है? विश्लेषित किया जा सकता है, व्याख्यात किया जा सकता है। व्याख्या देख लीजिए। केसी व्हीलर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय प्रणाली कहा है। केशवानंद भारतीय मामले में परिसंघीय संरचना को आधारभूत लक्षण माना गया है तथा सरकारिया आयोग ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय माना है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संविधान जो नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसमें कूट दिया है, कूट की सहायता से आपको आंसर करना है। तो जाति, क्षेत्र और धर्म जो है इसमें राजनीतिक व्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला नंबर ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण कोई ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है, इसको तो आप जानते होंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति, क्षेत्र और धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण। भारतीय संविधान जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर विभेद को जो है अस्वीकार करता है। इसीलिए अधिकांशतः इनकी उपस्थिति राजनीतिक में देखने को मिलती है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। संघीय व्यवस्था में किस संसद को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन 1 है विधायिका, ऑप्शन 2 है मंत्रिमंडल, ऑप्शन 3 है न्यायपालिका, ऑप्शन 4 है प्रेस। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 3, न्यायपालिका। अगला को व्याख्या देख लीजिए। संघीय व्यवस्था में
संविधान का संतुलन चक्र न्यायपालिका को माना जाता है, क्योंकि न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं। साथ ही संविधान की व्याख्या का अधिकार भी न्यायपालिका को प्राप्त है। जो संविधान का व्याख्या कौन कर सकता है, तो वो हमारी न्यायपालिका कर सकती है। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह का स्वभाव होता है। क्वेश्चन है, दबाव समूह का स्वभाव होता है। ऑप्शन 1 है राजनीतिक दलों के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, सामूहिक अभिकरण के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में। तो 16 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ये आप बताइए। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों, अदृश्य सरकार के रूप में। जो आपके दबाव समूह का स्वभाव कैसा होता है, तो अदृश्य सरकार के रूप में होता है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहा है। अदृश्य सरकार किसने कहा है दबाव समूह को, तो आंसर हो जाएगा एस.ई. फाइनर ने कहा है, क्योंकि ये राजनीतिक दलों को चुनाव में सहायता करके अपने हित साधते हैं। दबाव समूह शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है, जो अब भारत में भी कई श्रेणियों में देखा जा सकता है, जैसे छात्र संगठन, जाति समूह, व्यापार संघ आदि। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्न में से या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन 1 है 256 से 263 के बीच, 264 से 291 के बीच, और इधर देखिए दूसरा आगे पीछे हो गया है, थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा, 245 से 255 के बीच, और 294 से 300 के बीच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, 256 से 263 के बीच। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का व्याख्या की गई है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है फ्रेंड्स। तो इसको सुमिलित कीजिए। गोलकनाथ केस किससे संबंधित है, शमशेर सिंह केस किससे संबंधित है, मीनवार मिल्स केस किससे संबंधित है, केशवानंद जो भारती केस है वो किससे संबंधित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो केशवानंद भारती है वह आपका आधारभूत संरचना सिद्धांत से संबंधित है। पहले इसी को मिलान कर लेते हैं क्योंकि ये समझ में आ रहा है। डी का आपका पहला हो जाएगा। तो डी का इसमें देखेंगे पहला कौन सा है, तो आपका दूसरा पहला दिख रहा है, बस और कोई नहीं। तो हमको कोई और नहीं करना है, इसी को आंसर कर देना है। आपका 2 सही है। तो दोस्तों अब मिलान कर लेंगे। गोलकनाथ केस किससे संबंधित है, तो 2 मौलिक अधिकार से संबंधित है गोलकनाथ, तो इसको आप कर लीजिए मौलिक अधिकार से। शमशेर सिंह केस किससे संबंधित है, 4 से, ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है ये वाला। और मीनरवा मिल्स केस किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। तो ये हमारा 2 आंसर हो गया। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या वही है जो आपको दिखा है। गोलकनाथ केस जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार से, मीनरवा मिल्स केस राज्य के नीति निदेशक तत्व से, केशवानंद भारती केस आधारभूत संरचना का सिद्धांत से संबंधित है। इन सबको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है। संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें वह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है। संसद के एक अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय। कार्य स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय। तो क्या सही है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला नंबर, प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि को ही क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। शून्यकाल
प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि शून्यकाल, प्रश्नकाल, पूरक जो विकाल है उन पे हमने एक वीडियो एकदम अच्छे से बनाया है। वो बहुत पुरानी वीडियो है, तो उस पर आप जाकर प्लेलिस्ट में आप इसमें संविधान वाले में जाकर आप वहां से देख सकते हैं क्या होता है शून्यकाल, क्या होता है प्रश्नकाल। तो उस पर वहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी, अच्छे से उसको हमने वहाँ पे समझाया। पुराना है थोड़ा, वहाँ पे आप देखेंगे हमारे चेहरे को थोड़ा वहाँ पे बोलने में हमको दिक्कत हुई होगी, तो वहाँ पर आप लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। अर्थात प्रश्नकाल एवं कार्यक्रम काल तय करने के बीच के समय 12 से 1 बजे को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, अर्थात प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं, जो 12 से 1 के बीच का होता है। यह एक अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। यह वर्ष 1962 से जारी है। इसको आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, 2 है विधि मंत्रालय, 3 है सर्वोच्च न्यायालय, 4 है संसद। आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। चूंकि संविधान की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक की भूमिका में 5 रीटें, जैसे कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार रखता है। इसीलिए ने जो भीमराव अंबेडकर है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, 1% भी पसंद आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।